This conference will now be recorded. हो सर। जी, धन्यवाद रवि सर। मैं अपना चेहरा छुपाने के लिए जा रहा हूँ। अभी पहले देख लीजिए। सभी महानुभाव जो उपस्थित है, मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ। पीछे भी जैसे मैंने कहा था, मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ। तो शुभांगी, जिसकी वजह से आयुर्वेद में आए, हर बार व्याख्यान शुरू करने से पहले नाम लेना आवश्यक है, क्योंकि अगर नाम नहीं लिया तो दो बातें होगी। एक तो जिसने मुझे आयुर्वेद में लाया उसका गुणगान नहीं किया जाएगा, और दूसरा मुझे खाना पीना रोटी नसीब नहीं होगी, घरवाली जो ठहरी। चलिए आगे चलते हैं। जहां से हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था वहां पर आते हैं। जब तक आप सभी लोग सेटल हो रहे हैं तब तक ये दो स्लाइड्स हैं जो त्र्यंबकेश्वर में सेवा करने का मौका आप लोगों की वजह से मिला, खास कर नासिक में जो त्र्यंबक सेवा वैद्य समूह जो है, जो लोग वहां पर काम करते हैं, खड़े रहते हैं, इनके साथ काम करने का सद्भाग्य मुझे मिल रहा है गत 8 वर्षों से। और उसमें खास कर नाम लेना चाहूंगा वैद्य संदीप पाटिल सर का और वैद्य तुषार सूर्यवंशी सर का। इनकी वजह से आप लोगों से जुड़ा, इनकी वजह से आप लोगों के साथ में काम करने के एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई। ये उसकी कुछ चित्र है। वहाँ जो छोटे छोटे कर्म हम लोग करते हैं, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में, छोटा छोटा सा पंचकर्म कर कर, लघु पंचकर्म कर कर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग पीछे जो सब्जेक्ट छूटा था उसके आगे हम लोग अब शुरू करें। मैं आज पहला जो सब्जेक्ट आपके सामने रखने जाने वाला हूँ वो है मुखपाक। मुखपाक की जब बात हम लोग कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इसमें हेतु आपको ढूंढना आवश्यक। तरुण वय है तो आप बहुत सहजता से बोल सकते हो कि वो जागरण करता होगा, या स्वाभाविक पित्त का जो वय है इसके कारण शरीर में पित्त की वृद्धि होती है। आहार विहार की जो भी चटपटी चीजें हम लोग खाते हैं, चाट वगैरह खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, इनकी वजह से शरीर में पित्त बढ़ता है और वो व्यक्त होता है मुख में, पाक के स्वरूप में, वहां पर व्रण वस्तु जैसे तैयार कर। अब ये मुखपाक एक बार बन गया तो कम से कम 4 या 5 दिन आपकी हालत खराब हो जाती है। ना आप ठीक से बोल पाते हो, ना आप ठीक से कुछ खा पाते हो, ना पानी ठीक से पी पाते हो। मुखपाक के इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसके बारे में एक ही सोचता हूँ कि अगर वो माउथ अल्सर का कोई भी ट्रीटमेंट ले रहा है, या कोई भी ट्रीटमेंट के लिए वो प्रयत्न कर रहा है, जैसे वो फोरासिप जेल लगा रहा हो या फिर कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वहाँ इस्तेमाल कर रहा हो जिसकी वजह से उसको एनेस्थेटाइज हो जाता है, ऐसा ऐसा व्यक्ति अगर मेरे पास आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए, तो मुझे दो तरीके से इसको देखना है। पहला तो उसको जितने जल्दी वहाँ आराम हो रहा है, दूसरी दवाई से आराम हो रहा है, उतनी जल्दी मेरी दवाई से भी आराम होना चाहिए। और दूसरा, ये जो है ये ठीक होकर फिर से नहीं होना चाहिए। मतलब उपशय तो मिलना चाहिए और अपुनर्भव भी उसमें आना चाहिए। तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपको चिकित्सा जो है ये बिल्कुल बाकायदा पूरी ताकत के साथ वहां पर करनी है। तो यहाँ पर पित्त वृद्धि जन्य है विकार, ये अगर सामने आप दिमाग में आप लेते हो तो यहाँ शीत वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। पर यहाँ व्रण है, त्वचा के स्थान में व्रण वहां पर दिख रहा है, तो इसको भरने के लिए, इसको साफ करने के लिए, इसको रोपण कार्य करने के लिए कषाय रस की आवश्यकता होती है। और ये कषाय रस की आवश्यकता हम लोग जाति पत्र, जो छोटे फूल होते हैं, जाई जुई, जिसमें जाई, मराठी में जाई बोलते हैं इसको, जाति पत्र,
इसके पत्ते, ये अगर आपने जात्यादि तेल या जात्याति घृत को सुना होगा, कभी ये रेफरेंस सुना होगा, तो व्रण में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इतना कारगर है कि जैसे ही आप पत्र चर्वण करते हो, चबाते हो, 3 या 4 पत्ते लिए, चबाए, रस निकल लिया और बाकी जो भी उसका बचा हुआ हिस्सा है वो थूक दिया। ऐसे समय में वो जैसे ही चबाना आप शुरू करते हो, वहां पर जो सेंसेशन है, एक्स्ट्रा सेंसेशन जो है, पेन सेंसेशन है, ये कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप आहार भी ले सकते हो, पानी भी ले सकते हो, दिक्कत नहीं। कई बार जाति पत्र मिलते नहीं है, तो हम लोगों ने वहां पर बिल्व के पत्र का भी प्रयोग कर देखा और बिल्व के पत्र भी उतने ही कारगर सिद्ध हुए। रोपण के कार्य के लिए गैरिक, यष्टि, ये दोनों चीजें बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए गैरिक का कल्प या यष्टि का कल्प आप इस्तेमाल कर सकते हो। हर बार गैरिक आपके पास शुद्ध होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप सोचे तो गैरिक घृत में भर्जित कर शुद्ध कर रख सकते हो। उसकी छोटी छोटी पुड़िया, 2-2 चुटकी की, 2-2 रत्ती की पुड़िया बनाकर रखनी है। इसको घी में या फिर शहद में मिलाकर इसको चाट लेना है। शहद भी कषाय रसात्मक है, इसको घी में या शहद में मिलाकर चाट लेना है, उसका लोकलाइज लेप हो जाता है। और जैसे ही लेप हुआ, वहां पर रोपण का कार्य शुरू हो जाए। यष्टि हम लोगों को वामक है ये पता है, वही यष्टि अल्प मात्रा में अगर दी जाए तो ये जो है, ये रोपण का कार्य करती है। इसके साथ में एक और है जो रेडीमेड प्रिपरेशन बाजार में आता है, वो इरीमेदादी तेल है। ये भी लोकल एप्लीकेशन के लिए दिन में 3 या 4 बार हम लोग एप्लीकेशन के लिए देते हैं। दूसरे या तीसरे दिन पेशेंट स्वस्थ महसूस करना शुरू कर देता है। औषधि कल्पों का अगर विचार किया जाए तो मेरे पसंदीदा ड्रग 2 है इसमें। एक है कामदुधावटी। कामदुधावटी जो स्वर्ण गैरिक वाली आती है, ये मिले तो बहुत बेहतर है, पर मेरे लिए सबसे पसंदीदा जो है वो सादा गैरिक जो होता है, घृत भर्जित, उसकी कामदुधा जो बनाई जाती है वो। और खदीरादिवटी जो भेषज रत्नाकर का पाठ है, वो खदीरादिवटी सिंपल वाली, उसमें थोड़ा शहद का प्रमाण थोड़ा अधिक करना पड़ता है। वो खदीरादिवटी हम दोनों मिलाकर शहद में उसको लगाने के लिए, ओरल एप्लीकेशन के लिए देते हैं। 2-3 मिनट रहता है और उसके बाद उसे निगल जाने के लिए बोलते हैं। ये हो गया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आपके पास खदीरादिवटी कोई नहीं है तो झेंडू की एक खदीरादिवटी बहुत अच्छी है। वैद्य उमंत बोरोले अभी लेक्चर में है हम लोगों के साथ में, ये भी खदीरादिवटी काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वो भी कारगर सिद्ध होती है। एक बार ट्रीटमेंट आपकी पूरी हुई, चिकित्सा आपने कर दी, एक बार ठीक हो गया है, लेकिन अगर ये वारंवारता का, फिर से पुनर्भव का इतिहास है, तो मैं सलाह दूंगा कि इसको बृहत विरेचन दिया जाए। बकायदा घृत, आप चाहें तो यष्टि घृत, आप चाहें तो शतावरी घृत, दोनों में से कोई भी घृत या आपकी पसंदीदा जो ड्रग हो उसका घृत 5 दिन देकर, छठे 7वें दिन विश्राम काल कर स्नेहन स्वेदन कर 8वें दिन विरेचन दिया जाए। यहाँ पर विरेचन जो देना है वो श्रवण गुण का ज्यादा काम करेगा, ये मुझे लगता है, इसलिए मैं आरगवत का प्रयोग करता हूँ। बहुत बार जीर्ण मुखपाक अगर है तो स्थानिक रक्तमोक्षण, नियर बाय जो भी वेन है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन से रक्तमोक्षण करवाना, ये भी एक उपशय करवाता है। और जलों का उच्चारण उस जगह पर, स्थान पर, अगर पेशेंट कैपेबल है, सुन रहा है आपका, तो उस जगह पर, नहीं तो जहां है उसके आउटर साइड पर चेहरे पर आप लगा सकते हो, तो वो जलों का उच्चारण भी मदद करता है मुखपाक को रिलीव करने में। अगला व्याधि है दंतहर्ष। बहुत सारी ऐड खासकर कर कोलगेट की अभी आती है, ठंडा या मीठा खाने से दांतों में झुंझुनाहट होती है वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा वो डॉक्टर बताता है और उसके बाद वो कोलगेट इस्तेमाल करने की सलाह देता है। आप अगर पूछे पेशेंट को कि कब से हो रहा है, तो कई बार पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब मैंने अभी ये ब्रश चेंज किया और तब से शुरू हो गया। ब्रश का चॉइस हम लोगों को समझना होगा। 3 तरीके के ब्रश हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जनरली एक हार्ड, एक मीडियम होता है, एक सॉफ्ट होता है। सुपर सॉफ्ट बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर ब्रश का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो देखिए कहीं वो हार्ड ब्रश का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अगर वो सॉफ्ट ब्रश का भी इस्तेमाल कर रहा है और बहुत प्रेशराइज कर रहा है, तो भी वहां पर लोकलाइज इरिटेशन होता है, वात की वृद्धि होती है।
दूसरा दंतहर्ष का एक कारण है शौक जो फरमाते हैं आप, जो रुग्ण शौक फरमाते हैं, खास कर इसमें तंबाकू से रिलेटेड जो शौक फरमाए जाते हैं, इसमें दंतहर्ष होने की संभावनाएं बहुत अधिक मात्रा में होती है। उसमें भी तंबाकू वालों में भी खास कर जो गुटखा का सेवन करते हैं, सुपारी का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों, बहुत ज्यादा ठंडा खाने की आदत होगी तो भी दंतहर्ष ये कारण होता है। दंतहर्ष के इसमें एक बार जरूर पूछ लीजिए, कहीं देख लीजिए, कहीं उसे रूट कैनाल की जरूरत तो नहीं है। अगर वो है तो आपकी ट्रीटमेंट यहाँ पर मदद नहीं करेगी। यहाँ पर अगर रूट कैनाल की जरूरत नहीं है, कोई रुमिज दंत नहीं है, तो दंतहर्ष की चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली दंतहर्ष की चिकित्सा में मैं सलाह देता हूँ कि ब्रश का इस्तेमाल आपको रोक देना चाहिए। ये हार्ड टू डाइजेस्ट है कि ब्रश का इस्तेमाल कैसे रोका जाए। मुंह में दुर्गंध आने लगेगी, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास नहीं आएगी, कुल मिंट चबाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह बातें अपनी अपनी जगह पर है। पर अगर पहले उसके साथ पार्टी को भी जाना है, उसके साथ भी जाना है, तो आपके दांत ठीक होना जरूरी है। इसलिए पहले ब्रश का इस्तेमाल रोकना चाहिए। अगर नहीं रोक सकते या आपको लगता है कि इससे दांत साफ नहीं होते सिर्फ हाथों से साफ करने से, तो सलाह यह है कि पहले दंत मंजन का इस्तेमाल करें। कषाय रसात्मक द्रव्यों का चूर्ण को दांतों के मसूड़ों के जड़ों तक घसे कुछ समय तक उसे वहीं रहने दें। आप चाहे मात्रा गिनना चाहे तो 100 से 150 मात्रा गिनिए, या आधे से 1 मिनट तक रखें। उसके बाद उसे कवल या गंडुश कर साफ कर ले। उसके बाद ब्रश से, सिर्फ ब्रश, पेस्ट नहीं, सिर्फ ब्रश से साफ करें। अगर आप ब्रश के आदी हो चुके हैं, आपकी वो आदत नहीं छूट रही, तो नंबीदुराई, नंबोदरी, के नंबूदरी ऐसे कुछ कंपनी है, उनका टूथपेस्ट आता है रेड पेस्ट। डाबर लाल पेस्ट बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि बाकी सभी पेस्ट और डाबर लाल पेस्ट ये भी टेस्ट का ही काम करता है। पर इनका जो नंबूदरी वालों का जो टूथपेस्ट है, ये बकायदा कषाय रसात्मक ही है, और कई बार तो कृमिज दंत में भी शूल कम करने में मदद करता है। तीसरा जो यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है वो कवल या गंडूश का, खास कर स्नेह का। शुभांगी का थीसिस इस पर है, और उसके थीसिस से प्रेरणा लेकर, पहले तो जबरदस्ती करना ही पड़ा क्योंकि बीवी थी, लेकिन प्रेरणा लेकर फिर पता चला कि रिजल्ट अच्छा मिलने लगा है, तो हम लोगों ने बाकी रुग्णों में भी देना शुरू किया। और बड़े आनंद के साथ कहता हूँ कि परसों के दिन एक पेशेंट रिपीट तिल तेल लेने के लिए आया, कवल गंडूश दंतहर्ष के लिए। और उसकी डिग्री अगर पेशेंट की बताऊं तो वो MS है, सर्जन है, मान लेगा उसका प्रोनाउन सर्जन है। और ही बिलीव दैट कि बाकी सभी उसके ब्रेथ इनहिबिटर वगैरह वगैरह ये सब इस्तेमाल कर भी जो फायदा नहीं हुआ, वो तिल तेल के गंडूश से हुआ। करीबन 15 दिन से वो आदमी कर रहा है। केवल तिल तेल कुनकुना कर सुबह में ब्रश के तुरंत बाद मुंह में पकड़ना है, अप्रोक्सीमेट 15 से 20 ml, जितना आप सहन कर सको। आपके जिह्वा के नीचे से पकड़ कर जकड़ कर रखिए, ऐसी भावना जब तक तैयार नहीं होती तब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रंथकर्ता कहते हैं कि नाक मुंह से पानी आना चाहिए। हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं होती। अगर आप अभ्यास करोगे तो 10वें या 11वें दिन के बाद उतनी देर तक आप बेयर कर सकते हो, लेकिन जितना बेयर कर सकते हो उतना बेयर करना है। तिल तेल। दूसरा एक ऑप्शन है इरी मेदादी तेल। इरी मेदादी तेल मैंने मुखपाक में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ। मुखपाक में भी इरी मेदादी तेल का कवल या गंडूश आप कर सकते हो। इसको पकड़ कर रखना है जितनी देर हो सके, और जब आपको लगे कि अब धारण करने से नहीं हो सकता, तब आपको उसे थूक देना। उसके 4-5 बार जब तक थूका है थूकिए। 15 से 20 मिनट तक ब्रश करने के बाद आपने कवल या गंडूश किया, 15 से 20 मिनट उसको थूक दिया। उसके 15 से 20 मिनट बाद तक आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना। अगर आप अनईजी है तो गर्म पानी का गंडूश कर सकते हो, लेकिन उसकी भी आवश्यकता नहीं। वो अपने आप सभी स्मेल, सभी टेस्ट गायब हो जाता है। और उसके बाद एक इजी
फ्रेश फीलिंग आ जाता है। नीचे मैंने लिखा है वर्णोपचय और हनुबल, ये कवल गंडूश का फायदा है। उसके बारे में अगर व्याख्यान के आखिरी में समय मिला तो जरूर बताऊंगा। गोदंती पित्त शामक है और इसका लोकल एप्लीकेशन तुरंत दंतहर्ष को कम करने वाला है। इसका अगर कहा जाए तो, अरे कहाँ गया है तो चला गया। हाँ जी, हाँ, गोदंती का लोकल एप्लीकेशन। गोदंती को जो भस्म है उसको बनाकर उसका लोकल एप्लीकेशन, जैसे वो सफेद पाउडर हम लोग कोलगेट की लगाते थे वैसा लोकल एप्लीकेशन, और उससे निगल जाना है। गोदंती मूलतः अस्थि सामान्य है, अस्थि समान है। तो शरीर में वृद्धि सामान्य सर्वेशम, ये न्याय से अस्थि की वृद्धि करेगा। अस्थि की वृद्धि होगी तो वात कम होगा, और वात कम होगा तो दंतहर्ष कम होने में मदद मिलेगी। दिनचर्या में कृष्ण तिल का वर्णन आया है। अगर आप मसूड़ों को, हनुसंधि को, बालों को, हनुसंधि को पक्का रखना चाहते हो, दृढ़ रखना चाहते हो, कोई भी चीज आप चबाकर खाने की कैपेसिटी आपकी बढ़ाना चाहते हो, और बाल अगर आपके काले रखना चाहते हो, तो ऐसे समय में कृष्ण तिल का सेवन करने के लिए बोला। काले तिल रोज 1 चम्मच सुबह चबाकर खाना है। अगर आप वो करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो तिल तेल का धारण करना भी हम लोगों के लिए काफी हो जाता है। आगे का व्याधि जो इस ऋतु में बहुत ही कॉमन है वो है तृष्णा। तृष्णा जो होती है वो अलग अलग तरीकों से आप डायग्नोस कर सकते हो। बेसिकली व्याधि स्वरूप भी है तृष्णा, और किसी व्याधि का लक्षण स्वरूप भी है। जैसे ज्वर में भी बोला है कि तृष्णा ये लक्षण दिखता है, शोष में तृष्णा ये लक्षण दिखता है, यक्ष्मा में तृष्णा ये लक्षण दिखता है। तो तृष्णा स्वयं एक व्याधि है। प्यास लगना, आप कहोगे कि वो मोस्ट कॉमन चीज है, ये कभी भी महसूस होती है। तो अगर आप ठीक से सोचोगे कि आपको लास्ट टाइम प्यास कब अच्छी लगी, तो एक कहीं से आप बाहर से आए हो, कुछ श्रम कर कर आए हो, बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, या आपने कोई साहस का कार्य किया है, व्यायाम किया है, तो तृष्णा महसूस होती है। तृष्णा को हरण करने वाला अग्र संग्रह में कहा हुआ वो शब्द जो है वो मेरे लिए बहुत ही प्यारा, या मेरे लिए बहुत ही एडमायरेबल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्ट्र है। जल, उसकी चिकित्सा में बोला गया तृष्णा या जलम मृदभृष्ट नोष्ट्रोद्भवम। उच्चार करने में थोड़ा कठिन है। अगर सामने वाले को, मतलब मैं कभी लेक्चर दे रहा हूँ और मैं सामने वाले को बोलूँ कि ये शब्द आप बोलकर बताओ, तो वो झट से बोल भी नहीं पाएगा, तो मेरी साइड अप हो जाएगी। इसलिए मुझे ये शब्द बहुत पसंद है। तो मृदभृष्ट नोष्ट्रोद्भवम मतलब मिट्टी का ढेला, तपाया हुआ मिट्टी का ढेला पानी में बुझाकर उस वो पानी आपने पीना है। अब आइडियली देखा जाए तो ये संभव नहीं, क्योंकि मिट्टी का ढेला उठाकर आप लाए, तपाए और पानी में बुझाए तो वो फैल जाएगा पानी में, फिर पानी छानना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में जो कवेलू आता है, घर के ऊपर छत पर हम लोग लगाते हैं कवेलू, उसको अच्छे से लाल होने तक गर्म करना और पानी में उसको बुझाना। जैसे ही पानी में बुझता है, एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू, महक, जिसको पंजाबी लोग सौंधी सौंधी खुशबू कहते हैं, उसके गाने में बहुत सारे बोल भी आते हैं। ये खुशबू आती है, और ये खुशबू स्वयं ही आपको तृष्णा हरण करने में मदद करती है। पानी तो करता ही है, वो खुशबू भी मदद करती है। अगर आपने ताजे घड़े का पानी अगर पिया होगा तो उसमें ये बहुत इजीली महसूस होती है। जैसे वो पीते हैं तो आपको एक तसल्ली महसूस होती है, आपको एक तृष्णाग्न इफेक्ट, तर्पण का इफेक्ट महसूस होता है। वो आप चाहे तो फ्रिज की बोतल ले लो, या आप बाकी कोई भी रेडी बिस्लरी बोतल ले लो, आप पूरी बोतल भी गटक जाओ तो ये 2 घोट मटके का पानी और वो पूरा बोतल एक जैसा होता है। तो इसलिए जलम मुद्दुष्ट लोष्टोद्भवम। दूसरा जो ड्रग ऑफ चॉइस तृष्णा के लिए है वो षडंग पानी है, षडंगोदक कहा जाता है। मुस्ता, परपटको, शीर, चंदन, उदिच्च, नागरी, इन सभी को सम मात्रा में लेना है। इनको पानी में डालकर, इनको आप चाहे तो क्वाट करें
हिम करे या फांट करे। मैं सलाह देता हूँ फांट की, क्योंकि सभी जो है वो वोलेटाइल ऑयल कंटेंट वाले द्रव्य हैं। तो इनको गर्म पानी में, कड़क पानी में डालकर ढककर रख दीजिए, और जब ठंडा हो जाए तो छान कर उसको इस्तेमाल करना है। तो ये षडंग पानी जो है ये इंस्टेंटली तृष्णा हरण करने का काम करता है। अगर कोई शौकीन आदमी है तो उसमें थोड़ा वो मिश्री मिला दे तो बहुत ही अच्छा शार्कर बन जाता है, जिसको दो घूंट पीने से भी तृप्ति की अनुभूति होती है। इसमें और ड्रग ऑफ चॉइस में अगर आप जाना चाहते हो तो मृद्विका ये जो है मनुका, काली मनुका बीज वाली, बगैर बीज वाली मनुका कोई काम नहीं करती। जो सीडलेस अंगूर से बनती है, हरे अंगूर से बनती है, वो किशमिश भी यहाँ पर काम नहीं करती। काले अंगूर से बनी हुई मृद्विका यही औषधि, इसको चबाकर खाना ये तृष्णाहर है। ये पित्त को भी कम करता है और तर्पण का भी काम करता है। लाजा, लाजा केवल ज्वारी की लाही या लाजा सत्तू या लाजा मंड कोई, या इसके साथ में कोई शार्कर या बताशा जो आता है। हम लोग महाराष्ट्र में एक त्योहार है गुड़ी पाड़वा, चैत्र की पूनम को करते सर, मुझे पक्का याद नहीं। तो उस दिन वो गुड़ी खड़ी की जाती है जब उष्णता कम होनी चाहिए, ऐसा सोचा जाता है। और उस दिन नीम की पत्तियों का सेवन किया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया है, शरीर की अनुलोमन के लिए, शुद्धि के लिए। तो उस समय पर शक्कर को पानी में घोलकर उसे फिर से उसका पाक कर कर कुछ ऑर्नामेंट्स, जो अलंकार होते हैं वो बनाए जाते हैं। और वो अलंकार अगर स्टोर कर रखे जाए तो जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे शीत गुणधर्म और बढ़ाते हैं। इनको खाना भी तृष्णा को कम करने वाला होता है। पित्त की ऋतुचर्या में, पित्त की उपक्रम में कहा गया गंधानाम उपसेवनम, अलग अलग एरोमाज को ग्रहण करना, ये भी तृष्णा को कम करने वाला है। मिश्री खंड शर्करा गुरु है, स्निग्ध है, इसलिए वो स्वाभाविक तृष्णा हरण का काम करेगी। पर सबसे बेहतरीन चीज, अगर हम लोग कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो सबसे इजीली अवेलेबल मिट्टी गर्म कर कर पानी में भिजा कर लेना तो तृष्णा हरण का काम करती है। आप बाहर से आते हो, कहीं धूप से काम कर कर आते हो, और घर से अगर आपको नींबू शरबत भी मिल जाए, यहाँ तो अम्ल रस बढ़ जाता है तो और ज्यादा तर्पण होगा, पर कम से कम मीठा कोई भी शार्कर अवेलेबल हो, रोज सिरप है या खस का सिरप है, तो भी हमारी तृष्णा कम होने में मदद मिल सकती है। इतना करने के बाद भी अगर कम नहीं हो रहा है तो ये व्याधि का स्वरूप है, व्याधि की चिकित्सा हम लोगों को अलग से सोचना चाहिए। अनिद्रा, अभी शायद आपको और मुझे भी ये अनिद्रा का व्याधि होना शुरू हो गया है, ऐसा मुझे लगता है कि दिन भर कोई मेजर काम तो है नहीं, तो ऐसे समय में फिर दोपहर की भी नींद लेते हैं तो रात में फिर नींद थोड़ा लेट आती है, फिर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, या पता नहीं कुछ सोचते रहते हैं। बात क्या करें ये भी, अपने साथ वालों से कितनी बात करें ये भी सोच में बात भी नहीं करते। तो कई कारणों से अ, अनिद्रा उत्पन्न हो सकती है। वैद्यों के बारे में अभी अगर कहना चाहूँ तो यार, पेशेंट कब आ रहे हैं, तो ईएमआई कैसे भरा जाएगा, इस महीने का पेमेंट कैसे दिया जाएगा, वर्कर्स को कैसे संभाला जाएगा, ये अनिद्रा का कारण हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए बोले तो अब एग्जाम कब होगी, क्या रिजल्ट आएगा, ये क्या अनिद्रा का कारण है। हर एक व्यक्ति के लिए अपनी अपनी अनिद्रा के कारण है। पर शिरोभ्यंग अनिद्रा की सबसे बेहतरीन दवाई माना जाता है, यहाँ तक कि बिग बी भी उसी के ऐड करता है कि अगर आप सौ एंड सौ तेल से मालिश करोगे तो आपकी निद्रा आएगी, निद्रा आएगी तो आप फ्रेश होगे, और आप फ्रेश हो गए तो आपके काम सभी अच्छे होंगे। तो अनिद्रा, एक अनिद्रा आपके बहुत सारे व्याधियों को जन्म देती है। यहाँ तक कि निद्रा पूरी न होने से या निद्रा वेग के धारण से उत्पन्न होने वाले व्याधियों को वाग्भट ने चौथे अध्याय में भी बताया। शिरोभ्यंग खुद के खुद करोगे तो थोड़ा आराम मिलेगा, दूसरा कोई करेगा तो बहुत अच्छा आराम मिलेगा, क्योंकि
कभी भी कोई सेवा करता है तो आनंद हमें ज्यादा मिलता है। पादाभ्यंग के लिए मैं सलाह देता हूँ एरेंडस स्नेह का। शिर श्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलेत, ऐसे बोला गया है क्योंकि ये वात के स्थान और ये सबसे ज्यादा अ, इस्तेमाल होने वाले भी स्थान है। तो इसमें से पाद को अगर सुखानुभूति होती है तो शरीर में स्वाभाविक रिलैक्सेशन या आराम की एक संवेदना सुखानुभूति तैयार होती है जो आपको निद्रा की ओर ले जाती है। इसलिए सोने से पहले पैरों में एरंडई तेल का कैस्टर ऑयल को लगाना, उसको हल्के हल्के हाथ से मलना, ये काम आसानी से किया जा सकता है। वो अभी एक मशीन भी शायद निकला है कांसे की थाली वाला, जिस पर पैर रखकर हम लोग रुग्ण को बैठने के लिए बोल सकते हैं। पैरों का अभ्यंग भी हो जाता है, मर्दन भी हो जाता है और एक अ, हमारा कर्म भी वहां पर किया जा सकता है। अभ्यंग करने के बाद मैं पाद अवगाह की सलाह देता हूँ। अभ्यंग किया है वैसे के वैसे बेड पर जाओगे, बेड खराब होगा, घरवाली बहुत डांटती है। अनुभूत कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो अभ्यंग करने के बाद दशमूल क्वाथ में पैर डुबोकर बैठना। दशमूल क्वाथ से अगर अपग्रेडेशन आपको चाहिए तो जटामांसिका फांट, ये भी एक बेहतरीन चीज है जिसमें पादाभ्यंग के लिए सलाह दे सकता है। शतदोद्युत का नेत्र के ऊपर बंद, आंखें बंद कर कर पलकों पर सजना को बिठाना चाहिए। ये फिल्मों ने हमारे दिमाग में घुसा है। अनिद्रा होती है तो शतदोद्युत को पलकों पर बैठाइए। आ, बैठाना बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, एक चने की दाल जितना, और उसको अगर पलकों के ऊपर, बंद आंखों के ऊपर सर्कुलर मोशन में आप हल्का हल्का सा अभ्यंग करते हो, संवाहन करते हो, तो भी आपको अनिद्रा से राहत मिल सकती है। या उल्टा कहूँ तो अगर शतदोष घृत की परीक्षा आपको करना है तो उसको थोड़ा सा लीजिए, पलकों पर लगाइए। अगर पलके भारी होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपका शतदोष घृत बहुत अच्छे तरीके से बना है। सो ये इंडिकेशन लेकर शतदोष घृत को लोकल एप्लीकेशन के लिए आंखों पर लगाना, ये नींद आने में मदद करता है। ये लोकल एप्लीकेशन अगर थोड़ी अधिक समय के लिए करोगे, थोड़ा अधिक मात्रा के लिए करोगे, तो मोबाइल, लैपटॉप, इनकी वजह से जो आंखों में ड्राइनेस तैयार हो गया है, आंखें जो अल्ट्रा सेंसिटिव हो गई है या चुभने की संवेदना से महसूस होती है, ये भी, यह शूल भी होता है जो केबल और लैपटॉप और मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से होता है, तो वो कम किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। अनिद्रा में जो ग्रंथकर्ता ने बोला है वो मूर्धनि तैलम, ये शब्द का प्रयोग किया। मूर्धा में तेल को लगाना है और उसके लिए उन्होंने अभ्यंग, धारा, पिचू और बस्ती, ये 4 प्रकार बताए गए। शिरोभ्यंग जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, इसको कैसे किया जाना चाहिए ये अपने अपने मत और प्रवाद है। जो हमारा सलून वाला करता है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए बहुत ही फास्ट मूवमेंट्स में होता है। तो स्लोली सर्कुलर मूवमेंट्स में करना, स्लोली जिगजैग मोशन में करना, स्लोली कंघी की तरह सेंटर से साइड में कान की तरफ लेना। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप कटिंग करने के लिए जाते हो और वो नाई जब कटिंग करने वाला कंघी घुमाता है तो कुछ समय बाद आपको नींद आने लगती है, क्योंकि वो स्लोली एक कंटिन्यूस मोशन, एक कंटिन्यूस एक्ट कर रहा होता है। तो ये एक्ट करना एक तरह से शिरोभ्यंग है, तो दिमाग में रखना। और वैसा कर कर आप अगर ये प्रोसेस बार बार रिपीट करोगे, 1 2 3 4, बिल्कुल फिजिकल जो थेरेपी हमको इसमें करते हैं, स्कूल में करवाते थे पीटी, 1 2 3 4 वैसा, तो भी नींद बहुत अच्छे से आती है। शिरोधारा बट ऑब्वियस है, अगर आपने शिरोधारा सही टेम्परेचर की सही समय के लिए लगा कर रखी है, तो अगर आपको पेशेंट के खर्राटे सुनाई न दे तो बात ही क्या है। कुछ पेशेंट्स में खास कर फीमेल्स में शिरोधारा में बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता है या चिपचिपे बाल होते हैं ऐसा, या तेल बाद में वॉश करने की दिक्कत होती है, या फिर आपको कम तेल में करना, ऐसा कोई सलाह मांगे, तो शिरो पिचू ये एक
और एक उपाय है पंचकर्म में जो किया जाता है। कैसे किया जाता है वो इसकी नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं बाद में वो नहीं अभी कर देते हैं। शिरोपिचू मतलब गॉज पीस आपको तैयार करना है। बैंडेज जो आता है उसको 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर्स में बनाकर गरम तेल में डुबोकर आपको ब्रह्मरंध्र स्थान पर उसको रखना है। 5 इंच बाय 5 इंच का अगर आप पिचू लेते हो तो काफी होता है, चाहे तो उससे और बड़ा भी लिया जा सकता है, लेकिन इतना काफी है। मैंने गॉज पीस की जगह पर नैपकिन का भी इस्तेमाल कर देखा था, पर नैपकिन जो है वो बहुत जल्दी तेल को नीचे साइड में किनारों से नीचे धकेल देता है, जबकि गॉज पीस पकड़ कर रखता है। इसलिए शिरोपिचू ज्यादा बेटर है। और सबसे बेहतरीन चीज जो है वो शिरोबस्ती है, लेकिन शिरोबस्ती के लिए कम से कम बाल होना चाहिए। और वो बाकी सब प्रक्रिया है जिसके लिए कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य शिरोबस्ती के लिए थोड़ा सा संकोच करता है कि वो लगाने में और निकालने में ही आधा पौना घंटा चला जाता है। पर वो अगर सच में अच्छे से हो जाए तो उसके जितनी बढ़िया कोई चिकित्सा नहीं है। अनिद्रा के लिए मैं बस्ती की भी सलाह देता हूँ, खास कर अनुवासन बस्ती की सलाह देता हूँ। अनुवासन बस्ती में भी चंदन बला तेल या चंदन आदि तेल या बला तेल का अगर प्रयोग करें तो बहुत फायदा सामने आता है। अनिद्रा में नस्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कभी सवाल दिमाग में आया था तो मैं माहिष दुग्ध, मतलब जो स्वाभाविक निद्रा कर बोले गए द्रव्य है उनका आपको नस्य करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। उससे माहिष दूध का, वो भी दूध कच्चा आया हुआ है और वैसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर का आपको उसका नस्य करना है। वो भी प्रतिमाश नस्य 2-2 ड्रॉप्स। ये दिन में 2 बार भी कर सकते हो या डेली भी रिपीट इसको किया जा सकता है। और इतने सबसे ना हो या फिर आप कोई एडिशनल चाहते हो तो ये बहुत बेहतरीन चीज जो बाजार में इजीली अवेलेबल है, ये सिर्फ 50 रुपए में काम हो जाता है। कोई टैबलेट भी लेनी नहीं पड़ती और खुद के हाथ से भी करो तो भी दूसरे ने किया ऐसा फीलिंग मिलता है। सो इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन। शिरोधारा कैसे करवाना चाहिए वगैरह इसका तो नहीं, शिरोपीछू के बारे में और शिरोबस्ती के बारे में 1-2 मिनट में बता देता हूँ। बैंडेज से बनाया हुआ पीछू या कॉटन गॉर्ड्स आपको इस्तेमाल करना है। चमड़े की या ट्यूब की या प्लास्टिक की एक थैली चाहिए जिसको आपको नीचे से काट लेना है। पेशेंट को सीधा बैठाइए, थैली उसके सर के ऊपर बिल्कुल जैसे टोपी पहनाते हैं वैसे पहनाइए, और उसका जो लोअर एंगल है कान के ऊपर वाला, वहां पर आपको पैकिंग देना है। अगर आप पिछू कर रहे हो तो सिर्फ डोरी से पैक करना काफी होगा। अगर आप शिरो बस्ती करना चाहते हो तो आपको माश का जो आटा है उससे या फिर गेहूं के आटे से इनर और आउटर दोनों साइड से आपको अच्छे से पैक करना चाहिए। हर 3 या 4 मिनट बाद तेल को चेक कीजिए, कुनकुना हो गया तो निकालिए, फिर से गर्म डाल दीजिए। और जब ये पूरा हो जाए तो तेल बिल्कुल साफ कर हल्के हाथ से मर्द अभ्यंग कर दीजिए। जब शिरोपिचू, शिरोधारा, शिरोबस्ती या शिरोभ्यंग हो जाए तो इसके बाद में वात का सेवन ना हो, ये जरूरी है। अगर आपके वहां से पेशेंट घर जाने वाला है दवा खाने से तो सर बांध कर जाना चाहिए, शॉवर कैप लगा कर जाना चाहिए, अन्यथा प्रतिशय होगा, अन्यथा शिरोशूल होगा और अनिद्रा की चिकित्सा करते करते अनिद्रा की लक्षण और बढ़ जाए। अगर आप शिरोधारा शिरोपिचू का इस्तेमाल करते हो तो सामने लिखे जो व्याधि है इन सभी में इस्तेमाल किया जा सकता है। निद्रानाश है, मनोवा स्रोत के जो व्याधि है वो सभी अर्दित में इस्तेमाल होता है। नासा शोष में, हास्य शोष में, तिमिर में, शिरोरोग में, दारुणक में, अर्धाभेदक में और सभी ज्ञानेंद्रियों का तर्पण करने हेतु वैद्य को कम से कम साल में एक बार तो भी शिरोधारा शिरोबस्ती या शिरोपिचू करवाना चाहिए पूरे 7 दिन तक। ये बात अलग है कि अगर आप शिरोधारा या शिरोधारा अगर आप करने जाओ तो वर्कर ने ठीक से किया या नहीं किया, ये इसमें ही आपकी आधा ध्यान चला जाता है, आप रिलैक्स नहीं हो पाते। इसलिए मैं बहुत बार चाह कर भी
शिरोधारा नहीं कर पा रहा, इसलिए शिरोभंग मेरे लिए काफी अच्छा काम करता है। आगे जो व्याधि है वो है मन्यास्तंभ। आप इतनी देर लेक्चर सुन रहे हो, स्वाभाविक है अभी भी आपके गर्दन में कहीं ना कहीं स्तंभ या शुरू हो गया होगा, पर उसकी चिकित्सा नहीं जरूरी। उसकी चिकित्सा आप खुद कर सकते हो। आप खुद अपना गला दबा लीजिए तो भी काफी आराम हो जाएगा। इतने जोर से मत दबाइए कि प्राण हरण हो, बस आराम होने जितना। ये मन्ना स्तंभ जो है, ये रुग्ण बहुत बार जागरण के कारण, वायु सेवन के कारण, प्रवास के कारण, या बहुत देर तक कंप्यूटर से डायलॉग के कारण लेकर आने वाला व्याधि है, या फिर कुछ सामान उठा पटक में कई बार, या रात में सोते समय ये व्याधि तैयार होता है। ये जितने अत्ययिक अवस्था में तैयार होता है, उतनी ही अत्ययिक अवस्था में इसकी चिकित्सा कर कर आप रिलैक्सेशन दे सकते हैं। केवल और केवल गुड़ और अदरक का नस्य, जो शारंग धर्म में गुड़ शुंठी नस्य के नाम से उल्लेख है, हिक्का श्वास हिदमा में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें इसको प्राशन करने के लिए भी बोला है और इसको नस्य करने के लिए भी बोला है। तो हमने ड्राई करने के बजाय अदरक का स्वरस निकाला, अदरक के स्वरस में गुड़ को घोलकर उसका टेस्ट लिया। बड़ा अच्छा मीठा और तीखा दोनों एक साथ टेस्ट आता है। मतलब वो संजय कपूर भी खाना बनाने में इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा, इतना अच्छा टेस्ट है। इस अच्छी टेस्ट वाली चीज को रुग्ण को नस्य की पोजीशन में मिटाना है। अगर आप करना चाहें तो स्नेहन स्वेदन पूर्वक करिए, अगर नहीं तो केवल और केवल ये अवपीड़क नस्य कर देंगे। तो जैसे ही करते हैं, 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के बीच में पेशेंट की आंखों से आंसू बहना शुरू होते हैं। खुश मत होइए, ये अदरक का प्रताप है, अदरक ने किया हुआ घोटाला है जो सभी स्रोतों को खोल देता है। जैसे ही सभी स्रोत खुलते हैं, पेशेंट अपनी गर्दन हिलाकर बोलता है, हाँ डॉक्टर साहब 70% रिलीफ हुई। 30% रिलीफ के लिए आपको थोड़ा बहुत स्नेहन स्वेदन, थोड़ा बहुत लेप या वेदन या चिकित्सा करवाना आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। उसी दिन मत करिए, वरना वो पेशेंट सेकंड डे नहीं आएगा और आपको पैसे भी नहीं देगा। ये गुणार्द्रक नस्य केवल और केवल मन्ना स्तंभ को ठीक करता है ऐसे नहीं, तो अंश के लोअर एंगल तक, स्कैपुला के लोअर एंगल तक जो भी स्पाज्म है, इसको भी रिलीव कर देता है। इसको भी रिलीव कर देता है। आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा जो है 1 ड्रॉप से लेकर 3 ड्रॉप तक देनी चाहिए, और देने के बाद पेशेंट से 2 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। कोरोना की वजह से बनाए रखिए, या फिर पेशेंट उठकर हाथ पैर ना पटक दे इसकी वजह से, जो भी आप ठीक समझे। पिछले समय में एक अभिसंध का प्रश्न आया था। अगर आप सोचें तो जितने भी व्याधियों पर मैंने बात किया है, इन सबको लेकर एक एक केवल और एक एक व्याधि पर दिन दिन 2-2 दिन का बात हो सकता है। मैं यहाँ पर आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, ये केवल एक प्रातिनिधिक तौर पर हम लोग फास्ट ओवरलुक कैसे कर सकते हैं, ओपीडी में इसको कैसे जल्दी से रिजल्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है आपकी नियमित चिकित्सा के साथ में, ऐसा सोचकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नेत्र विकारों में खास कर अभिसंध ये सामने रखकर बात कर रहा हूँ। अभिसंध में यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन पहली चिकित्सा जो मेरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो त्रिफलाक्वाथ से धावन। त्रिफलाक्वाथ तैयार करना है, 4 लेयर वाले कपड़ों से उसे छानना है और आई कप में लेकर आंखों को उसमें डुबोना है। 3 बार या 4 बार तक आपको करीब करीब 50 से 70 मात्रा तक उसको वॉश करना है। और जैसे ही ये हो जाए, क्लीनिंग हो जाए, उसके बाद आपको रसांजन, स्रोतोंजन या शहद का, मधु का प्रयोग वहां पर करना है। इसमें से रसांजन और स्रोतोंजन ये दोनों जो है ये तीक्ष्ण है, मधु कंपैरेटिवली थोड़ा सा सॉफ्ट। ये प्रोसेस 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट की जा सकती है। साथ में चॉइस ऑफ ड्रग आपको आपके हिसाब से इस्तेमाल करना है। मैं प्रयोग करते समय अगर सोचूंगा तो मेरे लिए लघु सुचेकर या लघु मालिनी वसंत, ये चॉइस ऑफ ड्रग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में रहेगी।
नेत्र विकारों में अगर अभिसंध को एक साइड में रखा जाए तो बाकी नेत्र विकारों में नस्य का प्रयोग बहुत मायने रखता है, पर ये हर नेत्र विकार के अनुरूप बदलता जाएगा। अगर आतप सेवन जन्य आपको नेत्र में दाह ये लक्षण दिख रहा है तो वहां पर हम लोग दूध का, सादे दूध का नेत्र धावन करते हैं। वैद्य राजेंद्र खरात ने ये ट्रिक मुझे सिखाई थी, और उस समय पर कच्चा दूध लाया कहाँ से ये पता नहीं था, तो हम लोग पाव लीटर दूध की एक थैली लाते थे, उसका एक कोना काटते थे और उसका धावन करते थे। और जैसे ही धावन होता था तो राजेंद्र सर बहुत अच्छे से, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा था। तो उनसे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने ये उस समय शुरू किया। अब हम लोग यहाँ पर जो है ये ताज़ा दूध जैसे ही आया, इसको फ्रिज में स्टोर नहीं करेंगे, उसको जैसे ही आया वैसे ही उसको इस्तेमाल करना है नेत्र धावन के लिए, क्योंकि स्वाभाविक आतप सेवन से उष्ण और रुक्ष गुण वहां पर बढ़े हुए हैं। हो सकता है ज्यादा प्रवास के कारण वात बढ़ा होगा तो भी, तो दूध यहाँ पर स्निग्ध और शीत गुण का होने की वजह से मदद करता है। घृत का पिचू बनाकर, कुनकुने घृत का पिचू बनाकर नेत्र पर धारण करना बिड़ालक की तरह, ये भी नेत्र शूल में रिलैक्सेशन का काम करता है। अगर ये नेत्र शूल लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्टेड है आपका, या प्रवास से दिन भर ट्रैवलिंग से आपका कनेक्टेड है, तो नेत्र पिचू मैं सलाह दूंगा कि कम से कम हफ्ते में 2 बार तो भी हम लोगों को करवाना चाहिए। इससे निद्रा भी आती है, अनिद्रा में भी आप नेत्र पिचू का प्रयोग कर सकेंगे, क्योंकि जबरदस्ती क्यों ना हो, आंखें अगर बंद की जाए तो स्वाभाविक नींद आने लगती है, इसलिए नेत्र विकारों को भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। नेत्र विकारों में जिसको हम लोग अंजनामिका या पोचकी कहते हैं, या मराठी में रांजनवाड़ी बोला जाता है, ये अवरोधात्मक संप्राप्ति से तैयार हुई ग्रंथि है और इसको भेदन करना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज जो है वो रसोन है। रसोन को खोलकर, छीलकर, पक्ष्म को पलटा कर, जहां पर अंजनामिका है वहां पर रसोन को लगाया जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हल्की सी जलन होती है, वो स्वाभाविक वहां पर पाकवावस्था आकर वो फूट जाती है और पूरे स्राव का निर्हरण होने के बाद आंखें स्वस्थ हो जाती है। इसके बाद में न हो इसलिए पित्त शामक और अवरोधात्मक संप्राप्ति को दूर करने वाली चिकित्सा साथ में आपको देनी। कर्णशूल या कर्णनाथ वात वृद्धि के कारण हुआ व्याधि है। कई बार ठंडे पानी से नहाने के बाद या स्नान करने के बाद पंखे के नीचे वात सेवन की वजह से भी ये लक्षण तैयार होता है। तो लोकलाइज स्नेहन स्वेदन यहाँ पर आपको मदद करता है। रसोन सिद्ध तेल का, लहसुन उत्तम वात शामक है, इसलिए लहसुन की 3 या 4 कलियां लेते हैं, 4 चम्मच तिल्ली का तेल, उसमें उसको कूट कर डालकर गर्म करते हैं। एक बार वो उबाल आ गया या पेन दिखने लग गया तो उसे निकाल कर रख देते हैं। इतना तेल हमारे लिए, इतना इतनी सिद्धि हमारे लिए काफी। ये तेल से एक्सटर्नल स्नेहन स्वेदन किया जाता है, और ये एक्सटर्नल स्नेहन स्वेदन, स्नेहन करना है, और स्वेदन जो है ये रुक्ष स्वेद है। यहाँ पर आप कहोगे कि ये वात स्थान है और यहाँ पर आपको स्निग्ध स्वेद देना चाहिए, पर सीधा सीधा स्निग्ध स्वेद नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर अगर आपको देना है, क्योंकि कर्मेंद्रिय है, तो आपको रुक्ष स्वेद कपड़ा गर्म कर कर, टेम्परेचर महसूस कर कर फिर उसको स्वेद देना है, बिल्कुल चारों साइड से हल्के हल्के तरीके से, तो कर्णशूल कम होने में मदद मिलती है। कर्णनाद के लिए स्नेहन स्वेदन के साथ में कर्ण पूरण करना आवश्यक है, और वो लसुन सिद्ध तेल से या बिल्वादि तेल से कर्ण पूरण किया जाता है। स्नेहन किया, स्वेदन किया, उसके बाद जब तक कान पूरा भरा नहीं जाता तब तक आपने उसमें तेल डाला, कुनकुना तेल डाला, 100 मात्रा तक गिनना है। गिनने के बाद में उसको एक साइड में कर कर तेल पूरा निकाल लेना। तेल निकालकर आपको ईयरबड से वो अंदर से कान से जितना हो सके उतना तेल आपको और क्लीन कर लेना है, और उसके बाद वहां पर आपको कॉटन रखना है। ये कॉटन एक बार कर्णपूरण करने के बाद में 2 दिन तक रहना चाहिए।
हम लोग कर्णपूरण तो करते हैं, लेकिन कॉटन कितनी देर रखना ये नहीं बताते। कई बार नहाते समय, चेहरा धोते समय पानी वहां पर लगता है, और जब तेल और पानी का संपर्क आता है तो उस समय वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, और इसलिए फिर एलोपैथी के डॉक्टर्स हम लोगों को मना करते हैं कर्णपूरण के लिए। अगर हम लोग प्रिकॉशन लेंगे, पूरा तेल साफ कर बाद में कान में रुई रखने वाले हैं, 2 दिन तक उसको बदलेंगे समय समय पर, तो कर्णपूरण से कोई भी शिकायत नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। कर्णपूरण को कर्णक्षवेड में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर कुछ हद तक, 100% तक नहीं। कर्णशूल और कर्णनाद की चिकित्सा में ये वात का व्याधि है, इसलिए मैं बस्ती की भी सलाह देता हूँ। एक बस्ती या अनेक बस्तियां, आप चाहे जैसा प्रयोग करिए, दोनों का चॉइस अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार किया जाए। मेरे हिसाब से ये आखिरी स्लाइड मेरी होगी। वली पलित, जो आज का बहुत ही अच्छा कॉस्मेटिक सब्जेक्ट है। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, हर कोई माधुरी दीक्षित या ऋतिक रोशन जैसा दिखना, ऋतिक रोशन ही ना, अच्छा हीरो कौन, जो आपको पसंद है उसका नाम ले लीजिए। तो कैटरीना मेरे लिए ठीक है, और ऋतिक रोशन ही ले लेते, तो सब उनके जैसे दिखना चाहते हैं। तो अगर ये आपको दिखता है और आपको झुर्रियाँ नहीं दिखना चाहिए, तो झुर्रियाँ मतलब वहां पर वली पलित, ये वात के वृद्धि के लक्षण है। तो इसका मतलब एक तो शरीर में वात बढ़ा है, या फिर आप बूढ़े हो रहे हैं। और अगर तरुण वय में ये दिख रहा है तो ये बुढ़ापे की निशानी, इसको आपको रोकना है। तो कैसे रोका जाए? तो फर्स्ट चॉइस, लोकल एप्लीकेशन, मुखाभ्यंग। अभ्यंग जो है वो दृढ़ता में मदद करता है, और वली पलित में दृढ़ता बहुत आवश्यक है, इसलिए मुखाभ्यंग यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए, अगर पुरुष है तो तिल तेल का, स्त्रियां है तो कॉस्मेटिक दिमाग में रखकर शतदोषघृत का मुखाभ्यंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फेशियल की तरह ही काम होता है एक तरीके का। नस्य, अगर नस्य के आप गुण देखोगे तो उसमें अकाल वली पलित का कार्य होता है। खास कर प्रतिमर्श नस्य बलि पलित नाशक में बहुत मदद करता है। पहले 3 या 7 दिन तक बृहत नस्य करवाइए, 8, 10 या 12 ड्रॉप का, बकायदा स्नेहन स्वेदन के साथ में, धूमपान के साथ में। बाद में मेंटेनेंस के तौर पर अकाल वली पलित नाशन के लिए प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग कीजिए। मैं यष्टिघृत प्रातिनिधिक तौर पर इस्तेमाल करता हूँ वली पलित के लिए, या फिर बला तेल का, वो सहस्त्रपाठी जो बला तेल आता है उसका इस्तेमाल करता हूँ। गंडूश और कवल दोनों भी, मतलब मैडम जब थीसिस लिख रहे थे उस समय पर हम लोगों ने ट्रायल लेना शुरू किया। उस समय हमारा एक स्टूडेंट विनोद यादव, मध्य प्रदेश में बड़वानी में काम कर रहे हैं, उस पर हम लोगों ने प्रयोग किया, और 8 या 9 दिन का कुछ मैडम ने उनको सेटिंग दिया था, तो दंतहर्ष तो कम हो गया, लेकिन उसने उस समय कहा कि इससे चेहरे का वर्ण सुधर रहा है, और मतलब जो हनु का बल है, टाइटनेस महसूस हो रहा है। तो हम लोगों ने ये बहुत पॉजिटिवली लिया, और जब भी हम लोग वर्ण की बात आती है, जब भी हनु संधि की दृढ़ता की बात आती है, तो हम लोग कवल और गंडुश की सलाह देते हैं रुग्णों में। सभी ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधियों के बारे में अगर सोचोगे तो सहजता से सोचा जाए तो कफ का स्थान है। मेरी थिंकिंग बिल्कुल आसान है, मैंने पीछे भी कहा था, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, बिल्कुल आसान तरीका होता है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो कितने सारे व्याधियों को याद रखने से सबसे बेहतर है कि कौन सा व्याधि है, कौन से स्थान में है, उसकी अवस्था क्या है, उसकी अवस्था को देखकर उसकी चिकित्सा करना चाहिए। तस्माद विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च, वाग्भट के 12वें सूत्रस्थान के 12वें अध्याय का 65वां आधा श्लोक, प्रवीण सर ने ये समझाया था। तो ऊर्ध्वजत्रुगत सभी व्याधि, ऊर्ध्वजत्रु ये कफ का स्थान है,
वहां होने वाली व्याधि प्रायः कर कफ के होते हैं, जिनमें कफ प्राधान्य अगर है या फिर बाल वय के हैं, दोनों ऑप्शनल है, या बाल व्याधि भी है, इन सभी को अगर गिना जाए तो इन सभी में कफ प्रधानता ये सामने सीधी सीधी दिखती है। इसलिए वमन ये इसकी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। अगर बालक को बाजू में रखा जाए, कफ प्रधानता से होने वाले व्याधि भी बाजू में रखे जाए, तो जितने भी व्याधि अभी मैंने आपसे बात किया है, इन सभी व्याधि की अपुनर्भव चिकित्सा में ऋतु शोधन के तौर पर वमन को दिया जाना चाहिए। इसलिए वमन देकर रसायन सेवन अगर आप देते हो तो ऋतु में होने वाले व्याधियों को हम लोग टाल सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने मेरा ऋतुगत व्याधियों का चैप्टर पूरा किया है। जो फोटो में दिख रही हैं वो मेरी अर्धांगिनी और मुझे आयुर्वेद में लाने वाली मेरी धर्म पत्नी शुभांगी है, और ये हमारा अतुल्य आयुर्वेद है। यहाँ पर मैं मेरा व्याख्यान रोकना चाहूंगा और आपकी शंकाओं पर आ रहा हूँ। बहुत बहुत और धन्यवाद वापस ये तो बहुत सारा थैंक यू। पहला है अतिश सर का, जाति पत्र वाळवून ठेवला तर चालेल का, कि आर्द्र जाति, हाँ, जाति पत्र जो है ये आर्द्र स्वरूप में ही आपको इस्तेमाल करना है। शुष्क जाति पत्र इतनी मदद नहीं करते। अगर जाति पत्र अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो आप चाहें तो बिल्व पत्र को ले लीजिए, वो भी छोटे वाले, बड़े वाले बिल्व पत्र को ना ले। जी हाँ भूषण जी, चैत्र प्रतिपदा पाड़वा उस समय हम लोग शक्कर के वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ये खास कर ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत है, और इस ग्रीष्म ऋतु में शर्करा सीधे न इस्तेमाल करते हुए ये अलंकार अगर इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में शीत गुण आप मेंटेन कर सकते हो। थैंक यू कृपा। ईयर परफोरेशन डिसीज है, कर्णपूरण करना अयोग्य होगा। ग्रंथकर्ता बोलते हैं, केदार आपका प्रश्न था। ग्रंथकर्ता कहते हैं कि एयर परफोरेशन में शंख भस्म को प्रक्षेपित करना चाहिए, लेकिन कहीं भी कर्णपूरण का वर्णन नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, खासकर इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, तो ऐसी अवस्था में हम लोग मॉडर्न की सलाह लेते हैं। और परफोरेशन में मैं ये समझता हूँ कि अगर तेल गलती से इनर ईयर में चला गया है तो जब तक वो एब्सॉर्ब नहीं हो जाए, तब तक का हैवीनेस, तो तब तक का वहाँ का सिचुएशन उसके साथ मिलकर फंगल इन्फेक्शन तैयार कर सकता है। तो मैं सलाह दूंगा कि ईयर परफोरेशन हम लोगों को कर्णपूरण नहीं करना चाहिए। सर निरोल्जिया में क्या चिकित्सा कर सकते हैं? जी फिर से बताइए। न्यूरोलजिया में सर, न्यूरोलजिया में। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर। लेकिन इतना ही है कि इसमें रिकवरी के चांसेस जो है ये बहुत कम है, क्योंकि ये जैसे आपने सुख साध्य और कष्ट साध्य दो व्याधि के प्रकार देखे हैं। जी सर। कष्ट साध्य में याप्य एक प्रकार बोला गया है। जब आप न्यूरल्जिया की जी बात कर रहे हो, वात व्याधि यहाँ पर जोड़ा जाता है, और जीर्ण जी वात जी व्याधि सर। जब हो रहा है तो ऐसे जी समय में आपको बार बार चिकित्सा करते रहना है, छोड़ना नहीं है, थकना नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा। सर मैंने पेशेंट, मेरे पास न्यूरोलॉजी का पेशेंट था सर, मैंने उसकी 2 महीने चिकित्सा तर्पण की है सर। हम्म। सर उसको रिजल्ट बहुत अच्छे आया, पर पेशेंट बीच में स्विच करता है तो उसको रिजल्ट बीच में कम हो जाते हैं, तो उसको सर कंटिन्यू करूं क्या हर महीने 2 महीने में? आपको पेशेंट को तर्पण और नस्य सिखाना होगा घर पर कैसे किया जाता है। भाविस्कर सर का नाम मैं यहाँ खास लेना चाहूंगा। इन्होंने मुझे समझाया था कि हम लोग जी सर। 7 दिन का तर्पण कर कर छोड़ देते हैं, या 7 दिन का नस्य कर कर छोड़ देते हैं, जी सर। जबकि ये प्रक्रिया है जब जी जी जीर्ण सर। व्याधियों में या बड़े व्याधि में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इनको 21 दिन से लगाकर 3 महीने तक भी किया जा सकता जी। है। सिर्फ और सिर्फ स्नेह का अच्छा। अतियोग नहीं हो रहा है, आंखों से स्राव नहीं आ रहा जी है, सर। प्रतिश्राय नहीं हो रहा है, ये अतियोग के जी लक्षण है, इनको ध्यान में रखकर करना चाहिए। जी जी सर, बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सर। जी विनीत जी।
आगे आ रहा हूँ। वातज प्रतिशाय में क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए? मोहनीश जी, वातज प्रतिशाय के पंचकर्म में नस्य ये पहली चॉइस नहीं होगी। मेरी सलाह होगी, वातज प्रतिशाय की चिकित्सा दो तरीके से सोचिएगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। पहली चिकित्सा उसी समय जो की जा सकती है, जिसको हम लोग तात्कालिक चिकित्सा कह सकते हैं। तात्कालिक चिकित्सा में गुरु या संतर्पण करने वाला गुरु आहार, जो पचने में बहुत ज्यादा गुरु हो, जिसमें रसाला सबसे बेहतरीन चीज है, इसको खिलाकर सुला देना, ये एक चिकित्सा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको उसका तर्पण या पोषण करना चाहिए। फिर आप चाहे जैसे करें। मैं तर्पण या पोषण अभ्यंग से भी करवाता हूँ, आहार से भी करवाता हूँ और बस्ती से भी करवाता हूँ। तो इनसे अगर किया जाएगा तो हम लोग जीर्ण प्रतिशाय में जो वात वृद्धि हुई है, इसको हम लोग रोक सकते हैं और उसकी चिकित्सा की जा सकती है। जीर्ण प्रतिशाय बार बार हो रहा है, इसके पीछे वजह कहीं ना कहीं आपके वात सेवन के हेतु है। इसको रोकना होगा। रसायन औषधियों का बार बार प्रयोग, छोटा छोटा शोधन कर हम लोग करें तो वातज प्रतिशाय को रोका जा सकता है। सुमित भाई, इंद्रलुप्त की आपने बात कही थी। इंद्रलुप्त के लिए समय मेरे हिसाब से मेरे पास कितना कम है, कोशिश करता हूँ। इंद्रलुप्त में स्वाभाविक वो स्थान जो है वो वहां पर कृमि या कफ की दुष्टि मानी गई है। तो स्थान की चिकित्सा, वहां पर के बालों की जो हानि हुई है, तो देखिए कहीं वो अवनत जगह, नीचे तो खड्डा जैसे तो नहीं हो गया। अगर अवनत हो गई है तो ये असाध्यता की ओर जा रहा है। अगर वो प्लेन है तो हम लोग उसकी चिकित्सा जरूर कर सकते हैं। तो अगर चिकित्सा के बारे में यह सोचा जाए तो सबसे पहला है स्थानिक चिकित्सा में प्रच्छान या जलोपावचरण, जो बार बार हर हफ्ते किया जाना चाहिए। दूसरा है विघर्षण। जो पारिजातक पत्र है, इसको आप वहां पर घस सकते हो, जिससे वहां का जो दूषित रक्त जमा हुआ, इकट्ठा हुआ है, उसका श्रवण होगा। और जैसे ही श्रवण होगा, आगे का पित्त वहां से निकलने के बाद जो भी इंद्रलुप्त व्याधि है, कम होने में मदद मिलेगी। तीसरा एक थीसिस जामनगर में हुआ था कि पलांडु का जो स्वरस है वो वहां पर लगाया जाता है। पूरा थीसिस अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया था और कुछ हद तक उनको रिजल्ट्स भी मिले थे। तो वो इंद्रलुप्त की चिकित्सा में एक आता है। फिर इसके साथ में कृमिघ्न चिकित्सा और अनुलोमन, ये साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा। अतीश भाई का सवाल है, आर्द्र जाति पत्र के सिद्ध तेल बनाकर रखने के साथ मुखपाक के लिए उपयोग किया जा करते आएगा क्या? बिल्कुल करते आएगा। जाति पत्र स्वरस निकालकर उससे तेल सिद्ध कर रख लीजिए, तिल तेल का, तो हम लोग आसानी से उसको प्रयोग किया जा सकता है। सिर्फ जितनी ग्रंथोक्त मात्रा बोली गई, जैसे हम लोग 1:4:16 की मात्रा लेते हैं, इससे यहाँ पर जाति पत्र जो है ये 4 गुना इससे बढ़ा लीजिए। पानी की इसमें मात्रा कम कर दीजिए, जाति पत्र इसमें बढ़ाकर इस्तेमाल करना है। आर्दित चिकित्सा कंप्लीट होने के बाद अब पुनर्भव चिकित्सा ग्रीष्म ऋतु में क्या करवानी चाहिए? पेशेंट को इंटरमिटेंट हेडेक और कंप्लेंट है, कृपा का ये सवाल है। अर्दित ये जो है ये मूलतः वात व्याधि है, और वो शोष के कारण या रक्त वृद्धि के कारण, पित्त वृद्धि के कारण हुआ। दोनों ही कंडीशन में दूष्टि वात के स्थान, वात की कारण, वात सॉरी दोनों ही इसमें दूष्टि जो है ये वात को सम्मिलित कर ही होती है। तो अगर वात की गति के समान, अगर आपको दूसरा कोई शरीर में है जिसकी गति है, ऐसा बोला जाए, जिसको हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ऐसा रक्त है, तो यहाँ पर मैं अर्दित के लिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट अपुनर्भव चिकित्सा के तौर पर रक्त की चिकित्सा करने की सलाह दूँ। तो रक्त मोक्षण, नस्य और विरेचन, ये अर्दित के लिए अपुनर्भव चिकित्सा का काम करती है। ये इंटरमिटेंट हेडेक को भी आपको कंट्रोल कर देगी। केदार का सवाल है, नस्य के अतियोग में विशेष चिकित्सा जो है वहां पर आपको अवपीड़न नस्य देना चाहिए या फिर शोधन नस्य का प्रयोग या लेप का प्रयोग करना चाहिए, तो नस्य का अतियोग कंट्रोल किया जा सकता है। केवल लेप, शुंठी का लेप भी यहाँ नस्य के अतियोग में मदद कर देता है। अगर इससे भी कंट्रोल ना हो तो हम लोग सद्य वमन सिंधव जल के साथ में करते हैं। मेघा अत्रे जी का सवाल है, अर्दित में नस्य प्रयोग के बारे में बताया जाए।
अर्दित में हम लोग ज्योतिषमती, जो खास कर मेध्य बोला गया है, जो मज्जा पर सीधा सीधा काम करने वाला और वात पर काम करने वाला ड्रग है, ज्योतिषमती तेल का नस्य करता है। और ज्योतिषमती बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है, अगर सीधे भी प्रयोग करना चाहे तो गड़बड़ होती है। इसलिए 1 बूंद ज्योतिषमती, 3 बूंद नारियल का तेल, जो शाकाहारी मज्जा समझी जाती है, इसको मिलाकर कुनकुना कर कर उसका नस्य किया जाता है। ये अर्दित में नस्य के लिए हम लोग रोजाना प्रयोग करते हैं। पालित्य की एक्सट्रीम स्टेज फीमेल 35 इयर्स, जितेंद्र जी का सवाल है। 35 मेरे हिसाब से लास्ट एज है जब शरीर जो है ये पित्त को अवस्था बदलकर वात की ओर जाने वाला है। अगर कोशिश करना चाहे तो यहाँ पर बृहत विरेचन देकर, फीमेल है इसलिए शिरोपिचू, खास कर नीली भृंग आदि जैसे तेलों का शिरोपिचू हम लोग करवा सकते हैं। और नीली भृंग आदि जैसे तेलों का या भृंगराज का नस्य भी किया जा सकता है। एक बहुत अच्छी चीज शेयर करना चाहूंगा जितेंद्र जी आपके सवाल के साथ में। 2009 में मैंने गुजराती सर के साथ में एक प्रयोग किया था, 1 महीने का वातातपिक रसायन का। गुजराती सर 55 साल के थे जब से उन्होंने वातातपिक रसायन लेना शुरू किया था। हर साल श्रावण में 1 माह तक वो रसायन सेवन करते हैं। अभी कुछ सालों से उन्होंने बंद कर दिया। 1 माह तक रसायन सेवन करते हैं। उसकी विधि के बारे में अगर आप कभी जानना चाहें तो बात करिएगा, मैं बताऊंगा जरूर। तो वो सेवन जो उन्होंने पहली बार जो किया, उन्होंने उस समय वृक्क के लिए जो शरीर में शोधन का काम करता है ऐसा माका स्वरस, भृंगराज स्वरस का प्रयोग किया। भृंगराज स्वरस 3 ग्राम 6 ग्राम ऐसे बढ़ाते बढ़ाते गए और फिर कम करते गए। महीने के अंत में, अगर अभी सर के पास फोटो हो तो मैं जरूर मंगवाऊंगा, सर के बाल एट द एज ऑफ 56 काले हुए थे। तो मेरी पर्सनली सलाह ये है कि अगर पेशेंट बहुत ही तैयार है कि मुझे किसी भी हालत में मुझे चाहिए, तो मैं एक सलाह दूंगा कि उसका शोधन करवाइए, उसको वातातपिक रसायन का सेवन करवाइए, बाकी सभी चीजों को रोक कर एक विशेष आहार पर रखकर और एक रसायन का सेवन जो खास कर खालित्य में बताए गए हैं ऐसे द्रव्यों का, इसका सेवन करवाइए, पक्का रिजल्ट आपके साथ में होंगे। शीतल अत्र जी का सवाल है मेलिस्मा। मेलिस्मा ये याप्य व्याधि है, जब तक चिकित्सा करोगे तब तक ठीक रहेगा। यहाँ पर ब्रूहण चिकित्सा ये सबसे ज्यादा मायने रखती है। नस्य ब्रूहण द्रव्य से, क्षीर से, घृत से। और ये इसके साथ में भले ही आप कहोगे कि ये ब्रूहण मतलब स्थूल व्यक्ति में भी मेलिस्मा होता है, व्यंग हम लोग जिसको कहते हैं, तो ये स्थानिक ब्रूहण मतलब लोकलाइज फेशियल कहिए या फिर नस्य की प्रक्रिया आपको रिपीटेडली हर महीने में 3 दिन 5 दिन आपको करवाना है। और अभ्यंतर चिकित्सा के तौर पर मधुमालिनी का प्रयोग मेलिस्मा में आपको राहत देने वाला होता है। पांडु की चिकित्सा में बताया हुआ दाड़ीमादी घृत का प्रयोग भी मेलिस्मा में मदद करता है, पर याद रखिए ये याप्य है, जितने दिन आप सेवन करोगे उतने दिन ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से आने वाला है। मेरे हिसाब से मैंने सभी लोगों के सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर आप ठीक समझे तो फिर मैं अनुमति लेकर रुकना चाहूंगा। सर बिल्कुल 1 एक और घंटा 1 मिनट और सवाल 30 है सेकंड में कि आया है। ईयर परफोरेशन में शंख मैंने भस्माचा उसका वापर क्लियरेंस दिया। कसा करावा हाँ, असं त्यांनी परत एकदा विचारलंय। ये केवल वर्णन है, सीधा प्रयोग कभी किया हुआ नहीं है, इसलिए नहीं बता पाऊंगा। यही सवाल था सर, लास्ट वाला। चालेल सर, परत एकदा धन्यवाद खूप खूप, तुम्ही सगळ्या प्रश्नांना उत्तरं दिली, खूप छान प्रकारे अवघड विषय हे समजावून सांगितले। मी बाकीच्यांना सुद्धा सांगू इच्छितो की सरांना जसं ज्ञान देण्याची सवय आहे, तर त्यामुळे सरांमुळेच आपले पुढचे व्याख्याते शनिवारी सतीश भट्टड सर आहेत, जे बस्ती या विषयावर बोलणार आहेत। तर तेव्हा हे ते व्याख्यान कृपया करून चुकवू नका आणि अशीच उपस्थिती आपली राहू द्या। परत एकदा मी सरांचे धन्यवाद मानतो। थैंक यू रविभूषण सर, थैंक यू चैतन्य, थैंक यू चेतन सर और थैंक यू तुषार सर, जिनकी वजह से ये हो पाया, वरना ये तो मुश्किल था।
और अगर रवि भूषण सर, अगर एक समय हो तो हाँ मैं बोलिए। 2 सवालों के जवाब दे दूं। हाँ बोलिए सर। शीतल अत्रे जी ने पूछा है, यार ये शॉर्टकट में लिखने वाले बड़े डेंजर लोग होते हैं। नजर कमी। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि कॉलेज में आ गया हूं मैं और नजर कम ही हो तहसील तक। ये थोड़ा वेग सवाल है, अगर आप उसे प्लीज इलेबरेट करें एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए तो मैं बता पाऊंगा। तब तक सुमित जाधव आपके सवाल का जवाब देता हूँ। नेजल पॉलिप की चिकित्सा में लोकल एप्लीकेशन क्षार तेल का किया जाता है। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, करने के लिए अनइजी प्रोसेस है। पेशेंट को लिटाकर नाक में ईयरबड से, छोटे बिल्कुल छोटे ईयरबड से नेजल पॉलिप के ऊपर आपको क्षार तेल को लगाना है। ये प्रक्रिया करीबन 2 से 3 महीने तक की जाती है। इसके साथ में धूपन, ये हम लोग अगर साथ में दें तो नेजल पॉलिप को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ में ही प्रतिमर्श नस्य में केवल तिल तेल का नस्य भी नेजल पॉलिप को कंट्रोल करने में मदद करता है, अगर नॉन ब्लीडिंग है। अगर ब्लीडिंग नेजल पॉलिप, एक रह गया था सब्जेक्ट, फिर भी बता देता हूँ, ऊर्ध्वक रक्तपित्त, ये नेजल पॉलिप के साथ में कई बार होता है। तो दुर्दवा स्वरस का नस्य, दूब जो हरी दूब जो आती है उसका स्वरस निकालकर उसका नस्य करने से बिल्कुल कुछ क्षणों में ही ऊर्ध्वक रक्तपित्त भी नष्ट होता है। नासानाहम में घृत का नस्य, ये इंस्टेंटली आपको नासानाह कम करता है, या मिश्री जल का नस्य, ये तुरंत नासानाह कम करने में मदद करता है। लो विजन, अगेन कंफ्यूजन है शीतल जी। लो विजन इन कंटेक्स्ट ऑफ क्या आप पूछना चाहते हैं? नासानाह में ज्वर की चिकित्सा भी मदद करती है। और तृष्णा में बताए गए द्रव्य, गंध, ये भी मदद करते हैं। चलिए, अब कोई आगे यस। सवाल नहीं आ रहा है। सवाल नहीं अगर है सर। आवश्यकता लगे भाई, एक आया सर। कॉलेज सर का एक सवाल है। अरे बाप रे सर, ये अगले व्याख्यान के विषय आ रहे हैं। यस सर। ग्रीष्म ऋतु में दाह के लक्षण कम करने के लिए आयुर्वेद स्टूडेंट को क्या सजेस्ट कर सकता है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। दाह के लक्षण कम करने के लिए पित्त का जो उपक्रम है, जहाँ पर उद्यान है वहां पर वो घूमने जाए। शीतल जल की धाराएं जिस घर में बहती है ऐसे घर में वो रहे। कंचन मणि मनकों का धारण करे, अपने दोस्तों के साथ श्रवण करे। ये सभी पित्त के दाह कम करने वाले उपचार हैं, इनको जरूर आप सलाह दीजिए। पर इसके साथ में मैं पर्सनली सलाह देता हूँ कि आपको पलांडु स्वरस का लोकल एप्लीकेशन दाह कम करने में मदद करता है। जो क्षीर है, अजा क्षीर, और गाय का जो क्षीर है कच्चा, इसको पूरे शरीर पर लगाना और उसके 15 या 20 मिनट बाद स्नान करना या साफ कर लेना, ये भी शरीर में दाह कम करने के लिए मदद करता है। एक्ने की ट्रीटमेंट ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सुमित जी, माफी चाहता हूँ, अभी कवर नहीं कर पाऊंगा। पीनल जी का सवाल है, दृष्टि मांद्य में क्या कर सकते हैं? और दृष्टि मांद्य ये सापेक्षता है। अगर एज सापेक्ष है तो वहां पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक चीजों का हो रहा है तो हम लोग नेत्र दर्पण, त्रिफला घुत से कर सकते हैं, नस से कर सकते हैं और अंजन कर सकते हैं, तो दृष्टिमांद्य कम किया जा सकता है। कंजंक्टिवाइटिस के बाद अगर आपका मतलब अभिष्चंद के बाद दिखना कम हो रहा है तो ऐसी चिकित्सा, ऐसे व्याधियों के लिए वमन और विरेचन दोनों चिकित्साएं उतनी ही सामान्यता से करनी चाहिए। अगर कंजंक्टिवाइटिस के बाद दिखना शुद्ध कम हुआ है तो पहली स्थानिक चिकित्सा में मैं सलाह दूंगा लोकलाइज जलों का उच्चारण, दूसरी चिकित्सा है विरेचन की और तीसरी चिकित्सा है वमन की।
कौन सा प्राधान्य देना है ये आपको तय करना है, लेकिन फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, दृष्टि जहां आती है वहां पित्त, पित्त जहां आता है वहां रक्त, और रक्त को सोचकर रक्त मोक्ष, ये दिमाग में रखकर मैं चिकित्सा करने की सलाह दूंगा। चलिए, अब मुझे रुकना चाहिए। रवि सर। क्वेश्चन आते ही रहेंगे। यस सर। तो थैंक यू वेरी मच सर अगेन। और जी हाँ, मैं सवाल नहीं दे पाया इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगर आवश्यकता लगे तो जरूर बात करिएगा मुझसे, जितना हो सके कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। मेरा Yes, नंबर, sir. पर्सनल नंबर मैं यहाँ दे रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you थैंक very यू सो much मच। again, sir. Yes. रवि सर, आप मेरी वजह से खाना नहीं खा पाए थे, मैं उसके लिए नहीं, माफी चाहता हूँ। ये अब बौद्धिक खाना बहुत ज्यादा मिलता है सर, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। चलिए, नमस्ते। थैंक यू सर। ये मीटिंग अभी मैं खत्म करता हूँ।